वेलकम टू द बीसीसी नॉलेज हब। जैसा कि हम पढ़ रहे थे प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन, और हमने लास्ट लेसन में अपने लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा कि गोलीय दर्पण के प्रकार होते हैं, उत्तल और अवतल, जिसको हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स भी बोलते हैं। और ये दर्पण की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी क्या यूजेस हैं, ये सब हमने पढ़ा उसमें। साथ साथ जो है गोलीय दर्पण के कुछ मुख्य बिंदु होते हैं, जैसे कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ध्रुव क्या होता है, मेन एक्सिस क्या होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने अध्ययन किया। आगे हम देखते हैं कि अगर गोलीय दर्पण के माध्यम से, यानी गोलीय दर्पण को अगर हमें किरण आरेखों के माध्यम से अगर वहाँ पे हमको प्रतिबिंब का निरूपण करना है तो किस प्रकार से कर सकते हैं, यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वाला हमारा जो ए डायग्राम है हमने कॉनकेव के लिए लिया है और जो बी है वो कॉन्वेक्स के लिए लिया है। शुरू करने से पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है उस ऑब्जेक्ट का हर एक बिंदु, हर एक पॉइंट, हर एक बिंदु जो है वो जो है किरण यानी प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है, ये अंडरस्टूड है। बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने समझ के लिए और आसानी के लिए, ताकि वो किरण आरेख हम एक पेपर पे ड्रॉ कर सकें, उसका एक नियम बना हुआ है कि हम एक या मैक्सिमम 2 किरण आरेखों को ही कंसिडर करते हैं। और किरण आरेख जो है और जो रेज होती है लाइट की वो प्रेजेंट होती है, बस उसको हम ड्रा नहीं करते ताकि हम आसानी से इसको निरूपित कर सकें। यहाँ पर हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं हमारा वक्रता त्रिज्या यानी सी होगी, बीच में कहीं हमारा एफ यानी फोकस होगा, और यहाँ पे हमारा पी यानी कि ध्रुव है। तो जब भी देखेंगे पहला नियम की तरफ पढ़ते हैं। पहला नियम क्या है कि कोई भी अगर किरण इस तरह से सीधी यानी मुख्य अक्ष के समांतर अगर जाती है तो मिरर से यानी दर्पण से टकराने के बाद वो फोकस होके ही निकलेगी, ये आप याद रखिएगा। ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। तो एक ये नियम हो गया कि मुख्य अक्ष के समांतर गई तो फोकस से ही होकर जाएगी। अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं, उत्तल दर्पण की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं हमारा फोकस होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। और ये हमारा ध्रुव हो गया पी। यहाँ पे भी देखेंगे जब भी कोई भी किरण अगर इस प्रकार से आ रही है, दर्पण से टकराने के बाद इस प्रकार से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये पीछे कहीं ना कहीं फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। क्योंकि हम बात करते हैं उत्तल लेंस की, तो हमेशा फोकस जो है वो दर्पण के पीछे होता है, मतलब दर्पण के अंदर होता है, जैसे कि हमने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था कैसे होता है। तो ये मिलती हुई प्रतीत होती है एफ पर। तो ये नियम दोनों पर इस प्रकार से लागू होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा है दूसरा नियम हमारा है। दूसरा नियम हमारा क्या है कि जब भी, जैसे कि हम फिगर नंबर ए और फिगर नंबर बी इसको मान लेते हैं, ओके। तो ये हम मान लेते हैं कि हमारा कौन सा लेंस है, कॉनकेव है, अवतल दर्पण है। तो इसमें देखेंगे कि इसी प्रकार से हमारा सी होगा, जैसे हमें पता है एक एफ होगा, ठीक है। इसमें दूसरा नियम क्या है कि इसके ठीक अपोजिट है। अगर कोई किरण सीधी आती है और फोकस होकर निकल रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद, ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। हाँ, आप ठीक समझ रहे हैं, ये ठीक इसके अपोजिट है। जब मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी तो फोकस से होकर जा रही थी, अब फोकस से होकर आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएगी। इसी प्रकार से हमारा उत्तल दर्पण है, उसमें भी ये नियम सेम लागू होगा। हमारी रेज जो है इस प्रकार से आ रही है और इस प्रकार से होके निकल जाएगी, तो कहीं ना कहीं पीछे जाके ये फोकस पे जो है आके मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे ए मान लेते हैं इसे और इसे बी मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारा अवतल और ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया, ठीक है। इसमें एक नियम फिर हमारे सामने आता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लीजिए आपका ये है। कोई भी किरण अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आती है और दर्पण से टकराती है, ठीक है, तो दर्पण के सीधे ही निकल जाएगी, मतलब कि अपने पाथ पे ही वो लौट जाएगी, वो कहीं भी विचलित नहीं होगी उसके रिफ्लेक्शन में। और यही नियम हमारे उत्तल दर्पण के साथ भी लागू होता है कि कोई भी किरण अगर यहाँ मान लेते हैं कि हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यहाँ पर मिलती भी प्रतीत हो रही है आपको, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ए और बी हमारा, ये हमारा हो गया कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से देखते हैं, अगर कोई किरण सीधी ध्रुव पे आती है, कहाँ पे, सीधी ध्रुव पे गिर रही है, ये P है, तो उसी एंगल से वापस लौट जाएगी। ये अगला नियम है। इसी प्रकार से हम उत्तल दर्पण में ये नियम लागू कर सकते हैं, ये सीधी इस प्रकार से लौट गई P पे। तो आप ये देखेंगे कि सभी नियमों में, पहली बात तो आपको सारे नियम याद होने चाहिए, 3-4 नियम उसको याद कर लीजिए।
और अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ऐसा नहीं है कि ये नियम अपने से बनाए गए हैं। आप इसको दैनिक जीवन में या इसको प्रयोग में लाएंगे तो भी आप देखेंगे कि ऐसा ही होता है, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन का लॉ जो है वो फॉलो हो रहा है। आपको रिफ्लेक्शन का लॉ मैंने बताया था, यहाँ पे अपने चित्र में भी आप देखिए जो बुक में बना हुआ है उसमें हर जगह देखिए आई और आर मतलब इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन एंगल दिखाया गया है, जो कि हमेशा इस केस में भी क्या होगा, सेम होगा। तो परिवर्तन के मैंने आपको नियम बताए थे कि परिवर्तन के हिसाब से जो आई और आर एंगल होता है वो हमेशा क्या होता है, समान होता है। जिस एंगल पे रिफ्लेक्ट इंसिडेंट होती है रे उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होती है। तो उस हिसाब से ये प्रयोग करके ये सारे चित्र, ये सारे रे डायग्राम के जो फार्मूले हैं, नियम है, वो आपको यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्रियाकलाप 10.4 में देखिए क्या दिया हुआ है। 10.1 में दर्शाई गई प्रतिबिंब की प्रत्येक स्थिति के लिए स्वच्छ किरण आरेख खींचिए। प्रतिबिंब का स्थान निर्धारित करने के लिए आप पूर्व अनुच्छेद में वर्णित कोई 2 किरणों ले सकते हैं। तो ये एक्चुअली क्या है, आगे आप अभी समझ जाएंगे और ये क्रियाकलाप अपने साफ कर सकते हैं। हम आगे पे देखते हैं कि और क्या नियम है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना दिखाया गया है। ठीक है, ये देखिए अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो कैसे बनेगा अवतल दर्पण में, इसको हम देखते हैं। ये किरण आरेख आपको याद रहेगा तो इसकी सहायता से आसानी से हम कर पाएंगे। तो सबसे पहला हम डायग्राम देखते हैं अवतल दर्पण में, डायग्राम नंबर ए। इसमें आप देखिए क्या है कि आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी होगा, कहीं ना कहीं आपका एफ होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा हमेशा कहाँ पे आपको बनाना है। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट जो है कहाँ रखा हुआ है, वो इनफाइनाइट पर रखा हुआ है, अनंत पर रखा हुआ है। तो जब भी देखिए ऑब्जेक्ट अनंत पर रखा हुआ है तो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि जो भी रेस जो है वो आई, वो कहाँ से होकर गुजर रही है, वो फोकस होकर निकल जाएगी, क्योंकि ये पैरेलल आ रही है। तो हमें नियम पता है कि जब भी पैरेलल आएगी, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, तो कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस होकर निकल जाएगी। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आपने समझ के लिए एम और एन लिख लीजिए मिरर को, यहाँ पर पी लिख लीजिए, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, आपको ये चीज़ें पता है। नेक्स्ट हम डायग्राम देखते हैं, कौन सा, बी। तो ए डायग्राम में आपने एक चीज़ देखा कि हमारी इमेज कहाँ बन रही है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, एफ पे बन रहा है। तो एक बात याद रखिएगा कि रिफ्लेक्शन के बाद यानी परावर्तन के बाद जो किरणें, ये दोनों किरणें यानी दोनों किरण आरेख जहाँ पर एक दूसरे को कट करते हैं, जहाँ पर एक दूसरे को कट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनता है, वहीं पर हमारी इमेज बनती है। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं, मगर यहाँ पर बहुत पॉइंटेड, बहुत छोटा बिंदु प्रतिबिंब बनता है। बहुत छोटा होगा, अत्यधिक छोटा होगा, और साथ साथ कैसा होगा, आपको नियम पता है अवतल दर्पण के लिए हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है और रियल होता है, वास्तविक इमेज होती है। बी में आते हैं, हम देखते हैं, हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर मान लेते हैं हमारा सी है, यहाँ पर मान लेते हैं फोकस है, ये सी हो गया। बी में हम देखते हैं हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ ला के रख दिया, थोड़ा पास में ला के रख दिया, बहुत दूर ऑब्जेक्ट नहीं है हमारा। तो उस केस में एक किरण इस प्रकार से जाती है और चूँकि समांतर आई तो कहाँ से निकलनी चाहिए, फोकस से होकर निकलनी चाहिए। और दूसरी किरण जो है वो सी से होकर गुजर रही है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजर रही इस प्रकार से। और आपको पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो उसी पाथ पे वापस लौट जाएगी। यह आप सही समझ रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी इमेज कहीं ना कहीं फॉर्म होगी। तो इमेज आप देख रहे हैं यहाँ पे बन रही है, तो आपको समझ में आ रहा होगा किस प्रकार से इमेज है, उल्टी है और रियल है। और अब भी इमेज जो आपकी जो है वो छोटी है। दूसरे सी केस में आते हैं, आगे देखते हैं कि हम अब धीरे धीरे हम ऑब्जेक्ट को अपने यानी बिंब को अपने हम थोड़ा दर्पण के करीब लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, हमारा ये फोकस हो गया। तो अब आप क्या करेंगे कि हमने ऑब्जेक्ट को उठा के कहाँ, सी पर ही रख दिया। तो जब सी पर रख दिया तो देखेंगे क्या होता है, सी पर रखने पे ये किरण सीधा जाती है दर्पण की तरफ और फिर जो है वो फोकस से होके निकल जाती है। ये नियम आपको पता है, क्योंकि समांतर आई तो फोकस से होके निकलेगी। दूसरी किरण जो है वो फोकस से होके जाती है तो कहाँ से निकलनी चाहिए, समांतर निकलनी चाहिए। हाँ, तो ये नियम आपको सारी याद होनी चाहिए। ये देखिए कहीं ना कहीं आपकी इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि रियल है और उल्टी है और बराबर है। ठीक है, इमेज ना छोटी है ना बड़ी है, जैसा कि ऑब्जेक्ट है वैसी ही हमारी इमेज है। नेक्स्ट हम डी पार्ट में आते हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा था, यहाँ पे हमारा फोकस था। हम ऑब्जेक्ट को और करीब लेके आएंगे और सी और एफ के कहीं बीच में रख देंगे। तो जब ऑब्जेक्ट को आप सी और एफ के बीच में कहीं रखेंगे तो एक किरण आपकी सीधी गई, वो किससे होके गुजरेगी, यस, फोकस से होके निकल जाएगी। ठीक है, और दूसरी इमेज जो है, दूसरी किरण जो है वो इस प्रकार से दर्पण से टकराएगी। ठीक है, और पीछे अगर आप इसको लेके जाएंगे
तो सेम पाथ से निकलेगी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर निकल जाएगी। मैं थोड़ा फिगर उतना प्रॉपर ड्रा नहीं हुआ है, बट आप समझ सकते हैं अपने जो बुक में डायग्राम उसको भी देख के कि कहीं ना कहीं यहाँ पे आवर्धित यानी उल्टी इमेज बनेगी। ठीक है, तो ये आप समझ गए। नेक्स्ट हम देखते हैं अगले पार्ट को, ई को। ई पे देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यही कहीं ना कहीं हमारा एफ फोकस होगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे ला के रख दिया, फोकस पे ला के रख दिया। जब भी ऑब्जेक्ट को आप फोकस पे ला के रखेंगे तो देखिए क्या होता है, एक किरण सीधी गई और वो कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस होकर निकल जाएगी। ठीक है, दूसरी किरण आपकी वो भी सीधा दर्पण पे पड़ेगी इस प्रकार से, और वो भी कहीं ना कहीं जो है पीछे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके निकल जाएगी। तो अगर आप ध्यान देंगे तो इस नियम में क्या होता है, इस नियम में हमारा आगे चल के ये दोनों ही किरणें, ये वाली और ये वाली, आपस में नहीं मिलती। ऐसा बोलते हैं कि अनंत पर बनेगा, मतलब इतना माइन्यूट डिफरेंस होता है कि इमेज कहीं बहुत दूर अनंत पे, इनफाइनाइट पे जाके बनती है, जो हमको दिखती भी नहीं है। क्योंकि हमने पहले बताया कि जब भी ये दोनों ही किरणें, ये किरण नंबर 1 और 2, लाइट रे 1 और 2, जब तक एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, तब तक हमारा प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो और सब चित्रों में ऐसा हो रहा है, ये क्रॉस कर रही हैं। ठीक है, बट इसमें नहीं हो रहा है। एक बात ध्यान देंगे कि हम ये अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, तो हमेशा एक साइड ब्लाइंड करना मत भूलिएगा। ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं लास्ट डायग्राम हमारा एफ की। ठीक है, एफ में देखिए क्या है कि हमारा कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा फोकस होगा। ठीक है, इसमें देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ उठा के रख दिया है, हमने एफ के भी आगे कहीं उठा के रख दिया ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो जब एफ के आगे ऑब्जेक्ट को उठा के रख देंगे, इसको हम थोड़ा पीछे बनाते हैं, तो आप देखेंगे कि एक किरण आरेख जो है वो कहाँ से होके गई, ध्रुव से टकराएगी तो उसी एंगल पे वापस लौट जाएगी, ये हमें पता है। ठीक है, और दूसरी क्या है, वो सीधा दर्पण को टकराई और टकरा के वो पीछे सीधा सी से निकल गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल गई, इस प्रकार से जाके निकल गई। अब ये दोनों ही किरणों को आप अगर पीछे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डायग्राम में इतना प्रॉपर नहीं दिख रहा आपको, तो इस प्रकार से कहीं इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो आप ये सही समझ रहे हैं, क्यों अवतल दर्पण में सिर्फ एक ही सिचुएशन है, एक ही कंडीशन पे इमेज जो है वो वर्चुअल बनती है और बड़ी बनती है। तो कौन सी कंडीशन है, जब भी ऑब्जेक्ट को फोकस और ध्रुव के बीच में रख दिया जाएगा। इसीलिए मैंने आपको एग्जाम्पल बताया होगा लास्ट लेक्चर में कि एक स्पून घर में लीजिए, उस स्पून का जो अवतल दर्पण का पार्ट है उसको अपने चेहरे के सामने रखिए, आपका फेस ऑब्जेक्ट होगा। जैसे ही आप उसको अपने फेस के बहुत करीब लाएंगे तो आप देखेंगे आपकी इमेज जो है वो वर्चुअल हो जाती है और साथ साथ सीधी बनती है। और जब भी आप उस स्पून को दूर ले जाएंगे आपकी इमेज छोटी होती जाती है और साथ साथ क्या होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी। तो ये प्रयोग आप घर पे भी अपने कर सकते हैं। अवतल दर्पणों का उपयोग मैंने आपको पहले बता दिया था कि डेंटिस्ट वगैरह जो है दांत वगैरह के चेकिंग के लिए करते हैं, साथ साथ टार्च, सर्च लाइट या वाहनों के जो आपकी गाड़ियाँ होती हैं उनके जो हेडलाइट्स वगैरह में इसका यूज़ होता है, शेविंग मिरर्स वगैरह में भी इसका यूज़ होता है। अब आते हैं उत्तल दर्पण पे। तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है वो देखते हैं। उत्तल दर्पण में दो मेन जो है नियम है कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। हम सबसे पहले ए की बात करते हैं। तो ए में हम देखते हैं कि उत्तल दर्पण में हमने जब भी ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए कि हमारा उत्तल दर्पण में कहीं ना कहीं हमारा फोकस होगा और कहीं ना कहीं हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो जब भी आप ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं, अनंत पर रखते हैं, बिंब को अपने अनंत पर रखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं जो प्रकाश आता है वो इस प्रकार से टकरा कर निकल जा रहा है यहाँ से। ये हमेशा रिफ्लेक्शन के लॉ के हिसाब से होता है, हमेशा याद रखिएगा। अभी मैंने आपको बताया नियम कुछ, इसमें क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर चूंकि रेज आ रही है तो इस प्रकार से वो निकल जाएगी। कहाँ से, फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से प्रतीत हो रही है, तो इमेज आपकी कहाँ बन रही है, एफ पर बन रही है। तो एफ पर इमेज क्या कट हुई, तो वहीं पे आपको देखा होगा आपने, जहाँ पे कट किया वहाँ पे बहुत छोटी सी एक इमेज यानी प्रतिबिंब बनेगा। और जो कि हमेशा उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो कैसा इमेज होगी, हमेशा वर्चुअल होगी, आभासी होगी और सीधी होगी। दूसरा नियम देखते हैं जिसमें कि जो कि हमारा ये उत्तल दर्पण है, तो एक बात याद रखिएगा, ब्लाइंड कहाँ पे हमको, यहाँ पे करना है। तो इसी प्रकार से हमने यहाँ पे इसको ब्लाइंड कर दिया। ठीक है, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा फोकस होगा और कहीं ना कहीं यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा।
अब ऑब्जेक्ट को हमने उठा के कहाँ रख दिया, यहाँ सामने रख दिया, दर्पण के थोड़ा करीब में रख दिया। तो एक रेस तो पैरेलल जाएगी जो कि रिफ्लेक्ट होके निकल जाएगी, नियम के हिसाब से यही होगा, ठीक है। दूसरी रेस जो है वो आएगी और इस प्रकार से वो सेम पाथ पे जो है वो लौट जाएगी, ठीक है। क्योंकि आप जब एंगल देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे ये सेम पाथ पे लौट रही है। तो अब ये दोनों ही रेस को हमें क्या करना है, पीछे जाके कहीं मिलाना है, ठीक है। इसको आप पीछे बढ़ा लीजिए और इसको भी आप पीछे बढ़ा लीजिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये कट करके यहाँ पे कहीं इमेज बनती है, ठीक है। तो जहाँ पे ये कट करके इमेज बन रही है, आपको थोड़ा इसमें और क्लियर दिखाई देगा आपके फिगर पे, ये देखिए यहाँ पे एक दूसरे को कट कर रही है और यहाँ पे फोकस से पहले ही एक इमेज बन रही है जो कि इरेक्ट है, मतलब सीधी है, वर्चुअल है, आभासी है और बहुत ही छोटी है, किससे, हमारे ऑब्जेक्ट से, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस प्रकार से हमारे उत्तर दर्पण में इमेज का फॉर्मेशन होता है। इसकी प्रैक्टिस आप खुद करिए तब आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, समझ में आएगा। नेक्स्ट, उत्तर दर्पण का यूज़ कहाँ पे होता है, तो उत्तर दर्पण को मेनली हम गाड़ियों के शीशे वगैरह में यूज़ करते हैं, जो रियर व्यू मिरर होता है, ताकि हमको जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हम देख पाएँ। एक कम जगह में, छोटे से मिरर में हम ज़्यादा ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, तो उसका ये यूज़ है। तो यहाँ पे एक और चीज़ है, देखिए समतल दर्पण के बारे में लिखा हुआ है। समतल दर्पण में आप देखेंगे तो समतल दर्पण में क्या होता है, हमेशा जो ऑब्जेक्ट बाहर जैसा है वैसे ही दिखाई देता है, छोटा बड़ा या कितनी दूरी पर रखा हुआ है सेम दिखाई देता है। बट उत्तल और अवतल दर्पण के केस में ऐसा नहीं होता, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। तो क्रियाकलाप दिया हुआ है, इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको, आप घर पे करने की कोशिश करिए और समझिए कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि उत्तर दर्पण को क्या उपयोग है। मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से ये गाड़ी के शीशे वगैरह में रियर व्यू मिरर के लिए काम आता है, या कोई भी क्या बोलते हैं बिल्डिंग्स वगैरह है वहाँ पे भी ये दर्पणों का बहुत उपयोग होता है। प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, अवतल दर्पण की मुख्य परिभाषा लिखिए, या आप लिख लेंगे मुख्य फोकस की परिभाषा। आसान है कि जब भी किरण जो है, रेस जो है, लाइट रेस जो है वो दर्पण से टकराती हैं तो हमेशा मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं, या वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र जो है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच कहीं ना कहीं मुख्य फोकस स्थित होता है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो ये इजी है, r बराबर 2f होता है, आपको पता है, सॉरी r बराबर 2f होता है, आपको पता है, स्मॉल f। तो आप देखेंगे कि r यहाँ पे आपको दिया हुआ है कितना, 20, तो आप इसकी क्या वक्रता फोकस दूरी नहीं निकाल सकते हैं, तो f = 20/2, तो ये हो जाएगा आपका 10। तो ये इजी था। इस प्रकार से और भी क्वेश्चंस हैं तो आप उसको देखिए। उस दर्पण का नाम बताइए जो बीम का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। हम वाहनों में उत्तर दर्पण को पश्चिम दर्पण के लिए रूप में वरीयता क्यों देते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चंस को आप ट्राई करिए, पढ़िए और खुद से थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करिए। अब है गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के चिन्ह प्रॉपर्टी। तो हम एक फार्मूला रूल यूज़ करते हैं कि जो भी गोलीय दर्पण से हमारे यानी कर्व मिरर से जो भी परावर्तन के बाद जो भी इमेजेस बन रही हैं या जो भी किरण आरेख है, तो उनके लिए एक पर्टिकुलर में साइन एंड सिम्बल्स जो है वो हम पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही प्रयोगों के बाद वो सिद्ध किया गया है। तो हमें सिर्फ यहाँ पे उसको पढ़ना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में उसको सिद्ध करना या कैसे वो ज्ञात हुआ उसके बारे में नहीं दिया गया है, तो हम उसको पढ़ेंगे। यह आगे हमको काम आता है जब भी हम कभी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, या हम सपोज दैट कोई बिल्डिंग है और उसके सामने में उत्तल दर्पण लगाना है, तो हम इन सब प्रयोगों द्वारा या फार्मूलाज द्वारा हम निकाल सकते हैं कि कितनी दूरी पर कितना बड़ा दर्पण हमको स्थित करना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं हम, तो यहाँ पर आता है हम किस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। तो आपने क्वाड्रेंट रूल अगर पढ़ा होगा निर्देशांक ज्यामिति में, तो इस प्रकार से वो होता है। यहाँ पे क्वाड्रेंट 1 बोलते हैं इसको, क्वाड्रेंट 2 बोलते हैं, फिर आपका क्वाड्रेंट 3 होता है और फिर क्वाड्रेंट 4 होता है। तो इस क्वाड्रेंट के हिसाब से हम देखेंगे तो जब भी आप नीचे की तरफ जाएंगे तो हमेशा माइनस का साइन, ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्लस का साइन, राइट जाएंगे तो प्लस और लेफ्ट जाएंगे तो माइनस। और समझने के लिए इसको हम आगे देखते हैं, जैसा कि आपके यहाँ फिगर में साफ साफ बना हुआ है, ये फिगर आप रिफ़र कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से इन्होंने क्लियर किया है कि जब भी आप किसी गोलीय दर्पण का एग्जाम्पल लेंगे, ये उत्तल और अवतल दोनों के लिए सेम होता है। तो जैसे जितनी भी मैग्नीट्यूड्स या जितने भी क्या बोल सकते हैं हम यूनिट्स हैं, तो जब भी आप राइट साइड की बात करेंगे और तो वो क्या होगा, प्लस होगा, लेफ्ट साइड की बात करेंगे तो माइनस होगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप हमेशा कि सबसे मुख्य नियम है कि जो ये P है हमारा, यानी P मीन्स हमारा ये पोल जो हो गया, ध्रुव जो हो गया, ध्रुव को हमेशा हम क्या मानते हैं, सेंटर मानते हैं। जैसे तो अगर जैसे यहाँ पे हम देखते हैं इस प्रकार से, अगर हमने कोई दर्पण लिया और ये हमारा कहीं ना कहीं P होगा
जिसको हम ध्रुव बोलते हैं, इसी को हम मूल बिंदु मान लेते हैं। इस मूल बिंदु से आप जैसे ही राइट की तरफ जाएंगे तो हमेशा साइन एंड सिंबल्स प्लस होंगे, और लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो माइनस होगा, और ऊपर की तरफ अगर आप गए तो प्लस होगा, और नीचे की तरफ जो भी साइंस होंगे वो माइनस होगा। तो ये प्लस और माइनस कैसे क्या होगा, ये भी आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब दर्पण का सूत्र और तथा आवर्धन देखिए ये क्या होता है। तो फार्मूलाज अगर देखेंगे तो फार्मूलाज में ये सबसे मेन फार्मूला आपका ये है जो कि आपको याद रखना है हमेशा, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो ये फार्मूला आपको हमेशा याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप बहुत से प्रॉब्लम्स या क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं v क्या है। v क्या है, वो डिस्टेंस है आपकी, कहाँ से, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम, कहाँ से, हमने क्या कहा, मूल बिंदु क्या है हमारा P, तो हमेशा डिस्टेंस भी कहाँ से लेंगे, मूल बिंदु से ही लेंगे, P से लेंगे। और U क्या है हमारा, सेम है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम P। और F सबको पता है कि क्या है, ये फोकल लेंथ है, फोकस दूरी है। ये क्लियर हो गया आपको ये सूत्र। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, आवर्धन। तो आवर्धन क्या होता है, आवर्धन को हम बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। क्या बोलते हैं, मैग्नीफिकेशन। तो हम ये देखेंगे कि कोई भी हमारा जो आवर्धन का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि हमारा जब भी हमारी इमेज बनती है वो इमेज ऑब्जेक्ट यानी बिंब की अपेक्षा में छोटी है या बड़ी है, कितनी गुनी छोटी है कितनी गुनी बड़ी है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका भी एक अपना फार्मूला होता है जिसको हम आवर्धन को m से लिखते हैं और फार्मूले को हम h डैश डिवाइडेड बाई h इस तरह लिखते हैं। जो h होता है वो हाइट को बताता है, जो h डैश है वो प्रतिबिंब की हाइट को बताता है, जो h है वो बिंब यानी ऑब्जेक्ट की हाइट को बताता है। एक और रिलेशन है इसका m का u और v से, वो क्या होता है, माइनस v/u। तो ये भी आप देख लीजिए, v आपको पहले से पता है, u पता है, तो m का इससे भी एक रिलेशन होता है। तो आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उदाहरण दिए गए हैं। उदाहरण नंबर 1 को हम देखते हैं। ठीक है, 1 में क्या लिखा हुआ, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तर दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर आपको दी गई है। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या लिखिए, जो भी आपको मैग्नीट्यूड्स दिए गए हैं या जो भी आपको संख्या दी गई है उसको आप लिखिए। तो हमारी वक्रता त्रिज्या कितनी है, मतलब r कितनी है, 3 मीटर दिया गया है, और इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर क्या स्थित है, प्रतिबिंब की स्थिति आपको ज्ञात करना है। तो यदि एक बस इस दर्पण से, बस मतलब आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट मतलब आपका यू हो गया, वो कहाँ 5 मीटर की दूरी पर है, आपको ये ज्ञात करना है इसके बारे में, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज बताइए। तो जैसा कि आपके ख्याल में पहले से ये दिया हुआ है तो आप उसको देख सकते हैं किस प्रकार से उन्होंने सॉल्व किया है। तो इसमें देखिए उन्होंने ट्रिक क्या किया कि आपको आर दे दिया, यू दे दिया और वी नहीं दिया। अब आप कहेंगे मेरे पास फार्मूला है, ठीक है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। आप कहेंगे अब मैं क्या करूं, v तो मुझे पता करना है, u तो मुझे पता है, अगर f पता होता तो मैं इसको निकाल लेता हूं। तो ठीक है, बट f नहीं दिया आपको, बट उन्होंने r दे दिया है, और r इज इक्वल टू क्या होता है, 2f होता है। तो इस प्रकार से अगर आप निकालेंगे तो आपका f 1.5 जो है वो आ जाएगा मीटर। ठीक है, तो ये आसान हो गया। अब ये आप इसको फार्मूले में रख के निकाल सकते हैं, आपको उदाहरण भी दिया हुआ है किस प्रकार से आपको निकालना है। अंत में देखिए प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे बनेगा और कितनी दूरी पे, 1.15 की दूरी पर स्थित है। आवर्धन के बारे में देखिए आपको निकालना है। तो यहाँ पे m इज इक्वल टू क्या है, आपको नियम मालूम है, फार्मूला मालूम है, v/u। तो यहाँ पे देखिए आपको v भी पता चल गया है, यहाँ पे आपको u भी पता चल गया है। तो इसको आप जब रखेंगे तो आपका रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा, प्लस 0.23। तो यहाँ पे देखिए प्रतिबिंब आपका आभासी बनेगा, सीधा बनेगा तथा साइज में बिंब से छोटा होगा। तो एक कुछ पॉइंट से याद रखिएगा कि जैसे ही अगर मैंने कहा कि आपका जो रिजल्ट आ रहा है इमेज का, यानी v का जो रिजल्ट है आपका अगर माइनस में है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये माइनस में है तो हमेशा क्या हो गया, ये उल्टा हो गया, और अगर ये प्लस में है तो क्या हो गया, ये सीधा। मतलब अगर ये प्लस में तो आपकी इमेज कैसी है, सीधी है, और अगर ये माइनस में तो आपकी इमेज कैसी हुई, उल्टी हुई। तो कि मैंने अभी आपको याद होगा कि मैंने आपको यहाँ पे भी आपका डायग्राम देखिए दिया हुआ है कि यहाँ पे देखिए आपका प्रतिबिंब इस प्रकार से देखिए उल्टा बन रहा है, तो ये क्या है, माइनस। और मैंने आपको पहले क्वाड्रेंट नियम में भी ये चीज़ समझाई थी और यहाँ पे भी बताया था कि देखिए किस प्रकार से अगर हम नीचे जाते हैं
पी यानी मूल बिंदु के नीचे जाते हैं, मतलब नीचे इन द सेंस कि नीचे जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो हमारा प्रतिबिंब भी हो सकता है, तो उसकी हमेशा क्या होगा, साइन निगेटिव का होगा। अगर प्रतिबिंब कहीं ऊपर बना है तो साइन किसका होगा, प्लस का होगा, नीचे हमेशा माइनस का होगा। तो ये आप समझ गए कि किस प्रकार से ये डिसाइड हो जाएगा कि ये आप रिजल्ट देख के और उसका जो चिन्ह प्रॉपर्टी है, मतलब प्लस या माइनस का साइन देख के आप पता लगा सकते हैं कि हमारा प्रतिबिंब कैसा है, सीधा है, उल्टा है, आभासी है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। उदाहरण नंबर 2 में देखिए, यदि कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर का साइज का बिंब, मतलब कि आपकी हाइट दे दी आपको, इस प्रकार से उन्होंने आपके ऑब्जेक्ट की कितनी, 4 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है। और किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है किसी का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, मतलब क्या हो गया, f = 15 सेंटीमीटर हो गया, और दूरी कितना रखा है, 25 सेंटीमीटर, मतलब आपको u दे दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से सॉल्व करने में हमेशा आप जो भी आपको संख्या दी गई इसको लिख लीजिए। तो पूछा गया है कि प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। तो यहाँ पे आपका हल भी दिया गया है, आप इस हल में देख सकते हैं कि बिंब साइज आपको दी गई, बिंब दूरी दी गई, फोकस दूरी दी गई, प्रतिबिंब की दूरी आपको v नहीं पता है। अब आप क्या करेंगे, तो आप अपने फार्मूले का यूज़ करेंगे। ये जो मेन फार्मूला है, जो हमारा मेन फार्मूला है कौन सा, 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है। इसका इस्तेमाल करेंगे और सारी वैल्यूज़ रखेंगे, तो रख के देखेंगे कि हमारा हमेशा v हमको पता लगाना है और u जो है हमको दिया गया है और f हमको दिया गया है। तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, आप देखेंगे इन्होंने सॉल्व किया है, v = -37.5। अब माइनस लगा हुआ, ये हमको समझ में आ गया कि ये जो है हमारा माइनस है, बता रहा है कि हमारा इमेज जो है वो कैसी है, हमेशा लेफ्ट साइड में है। पहली बात तो दर्पण के सामने है, क्योंकि राइट साइड में नहीं है, क्योंकि राइट साइड में दर्पण के पीछे प्लस साइन हमेशा आता है। लेफ्ट साइड में एक चीज़ क्लियर हो गई, और कैसी है, हमारी उल्टी है, ठीक है। इमेज उल्टा और आवर्धित है, ठीक है। और आवर्धित कैसे हुआ, यहाँ पे आपको ये फार्मूला फॉलो करना पड़ेगा जो मैंने पहले बताया आपको, m = h/h या -v/u भी इसको कहते हैं। तो हमेशा अगर आपको यहाँ पे h' निकालना है तो ये इजी है, आप h' के हिसाब से आप फार्मूला चेंज करके थोड़ा इस प्रकार से निकाल भी सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। चूँकि यहाँ पे पहले से हल दिया हुआ है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा उसको कैलकुलेशन करके नहीं बता रहा हूँ। बस आप ये देखिए कि किस प्रकार से ये चीज़ों क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया है। यहाँ पे प्रश्न है आपके 2, इन दोनों ही प्रश्नों को आप हल करिए। और इस चैप्टर के लास्ट में जो आपका अभ्यास है, जो आपका न्यूमेरिकल्स है, उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताऊँगा। तब तक आप खुद से जो एग्जाम्पल्स दिए उसको देखिए और प्रश्न जो है उसको हल करने की कोशिश करिए। ये सेकंड वाला प्रश्न थोड़ा ट्रिकी है, बट बहुत इजी है। वो अभी आप उसको, जब ये जो हल दिया हुआ है आप इसको 1-2 बार लगाइए और फिर जब इस प्रश्न पे आइए और उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, कहीं से आपको कोई इश्यू है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो मैं आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करके या उसको कैसे सॉल्व करना है, ट्रिक्स क्या है उसकी मैं आपको समझाऊंगा। क्योंकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर पाएंगे अगर आपने अच्छे से दोनों लेक्चर को देखा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, उसके कुछ नियम देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। गुड बाय, टेक केयर।